हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस पर आधारित बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर है बच्चों, और बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है। तो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का बन सकता है, सब पूरा डिटेल्स में समझेंगे। क्योंकि आपके बायोलॉजी में बच्चों 2 से 3 चैप्टर नए ऐड हुए, एक तो विकास वाला, दूसरा उधर चले जाएं तो पर्यावरण यानी जो पारितंत्र, उसमें भी 2 पार्ट हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि आपका जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं ये प्रतिदर्श सत्र आप देख सकते हैं यहां से, और जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। और भी हमें पता है कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है वो 70 नंबर का होगा, क्योंकि आपको जो 30 नंबर मिलेंगे वो 30 नंबर आपके कहां से होते हैं, प्रैक्टिकल से होते हैं। ठीक है ना, प्रैक्टिकल। हालांकि इसमें से भी बहुत ज्यादा अगर कम दिया जाएगा तो ये मान के चलिए बच्चों सबको 28 से 29 नंबर तो मिल ही जाते हैं, नहीं तो अधिकांश स्टूडेंट को पूरे 30 में 30 ही दिए जाते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों। ठीक, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक, आपको इंस्ट्रक्शन बेसिक से दिए रहेंगे कि भाई क्या कुछ करना है, सब कुछ दिया रहेगा कि 15 मिनट पढ़ने के लिए सबसे पहले दिए जाएंगे पेपर को, फिर सभी प्रश्न अनिवार्य है आवश्यकता अनुसार। ठीक, यानी जहां पर जरूरत हो वहां पर आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा बच्चों, और सभी प्रश्नों के निर्धारित जो अंक हैं उनके सम्मुख यानी जो सामने दिए रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, वो बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर अंग जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, गौर से समझिएगा। बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद कमेंट करना कि भाई जो कुछ भी पढ़ाया गया है ठीक पिछली क्लासेस उनमें से कितना मिल रहा है। हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है, तो आप खुद अभी पता चल जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन किस तरह से मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है वो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। आपके विकल्प हैं पुमंग, जायांग, गुरु बीजांड धानी या फिर परागकण। तो भाई जो पुष्प का नर जनन अंग होता है वो पुमंग होता है, मादा जनन अंग होता है वो जायांग। ये मादा वाला है बच्चों, ये तो मादा वाला है। ठीक है ना, ये मादा वाला है, तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, मतलब जो कह रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। विकल्प आपका है मां के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप के मतलब माप से, या फिर कह रहा है कि पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसको भी बताया गया है बच्चों कि जो लिंग का निर्धारण होता है यानी बच्चे के लिंग का निर्धारण, यानी जो ये बात का पता लगाता है कि जो जन्म लेने वाला लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है, तो वो होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। किससे होता है बच्चों, पिता के लिंग गुणसूत्र से। अब क्यों होता है हमने ये भी बताया था, क्योंकि जो मेल में होता है, अगर हम बात करें भाई तो मेल में क्या होता है बच्चों, एक्स और वाई होता है। ठीक है, और जो फीमेल में होता है वो क्या होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। कहने का मतलब बच्चों जब मेल वाला एक्स और फीमेल के एक्स से मिलेगा तो एक्स एक्स, तब जाकर के लड़की का जन्म हो जाता है। क्या होता है बच्चों, लड़की का जन्म हो जाता है। और जब ये मेल वाला जो वाई होता है फीमेल के एक्स से जुड़ता है एक्स वाई, तो यहां पर ठीक लड़के का जन्म होता है, लड़का का। तो इस हिसाब से भाई हम ये समझ सकते हैं कि जो लिंग के निर्धारण के लिए जो पिता यानी मेल का गुणसूत्र होता है वही क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक, यानी जब इसका एक्स इसके एक्स से मिलेगा तब लड़की का जन्म, और जब पुरुष का वाई जो होगा वो इसके एक्स से मतलब वाई एक्स से जुड़ेगा तब जाकर के लड़का। यानी भाई लड़के का जो लिंग निर्धारण होता है केवल इसी की वजह से होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया बच्चों। और बाकी तो भाई जो 44 होते हैं यानी 22 जोड़ी, वो तो कायिक या दैहिक गुणसूत्र होते हैं। इस तरह से कंप्लीट 46 क्या होता है, गुणसूत्र हो जाता है। तो समझ में आ गया कि पिता के लिंग गुणसूत्र से कैसे होता है बच्चों, ये कभी कभार पूछा जाता है तो आप डिटेल्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या इसी को जीनी अभियांत्रिकी, अभी देखिए जीनी इंजीनियरिंग बताया था क्वेश्चन में, लॉन्ग वाले में भी 5 नंबर वाले में बताया है। कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कहां पे होता है,
चिकित्सा में होता है बच्चों, या फिर कृषि में होता है, या फिर इन दोनों में, या फिर कह रहा है कि किसी में नहीं। तो आपको बताना है किस में होता है भाई। चिकित्सा में है, बिल्कुल बात सही है। कृषि के क्षेत्र में है, ये भी सही है बच्चों, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। और यहां पे तीसरा है इन दोनों में, तो भाई दोनों में क्या होता है बच्चों, इन दोनों में होता है, यानी कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के भी क्षेत्र में। ठीक, कभी कभार दे देता है जैव प्रौद्योगिकी में, तो भाई सब हो जाता, फिर यहां विकल्प देता था इन सभी में, ठीक है, लेकिन यहां पर दो ही दिया है तो इन दोनों में हो जाएगा, किसी एक में नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आया बच्चों। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना मजेदार है और कितना भी डिफिकल्ट देगा बच्चों। कहां से देगा, कहां से देगा भाई। अगर आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो आप पूरा 100 में 100 फोड़ोगे। ठीक, पूरा का पूरा, उधर से 30 मिल गया, इधर 70 में 70 मार सकते हो, इतना ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है अगर आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। देखिए बोल रहा है बच्चों, भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल। अब तप्त स्थल की बात करें तो बच्चों इसी को हॉट स्पॉट कहते हैं, इसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो बताया गया है ना रसगुल्लो, हॉट स्पॉट क्या होता है ये भी बताया कभी। तो इसमें हॉट स्पॉट कौन सा है, पहला है अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, या फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो भाई पश्चिमी घाट है, इसको बता भी चुके हैं बच्चों। ठीक, इसके पहले भी जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, पश्चिमी घाट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये तो आपके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे भाई, कितने क्वेश्चन थे बच्चों, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें बच्चों, तो आपका जो होगा, जिसको अति लघु उत्तरी या निश्चित उत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, ये 5 होंगे। अब समझिएगा, इनमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है। अब जो ये दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, ये अति लघु उत्तरी होगा, या जिसको इसी को कहा जाता है निश्चित उत्तरी प्रश्न। इनका आंसर बस एक ही लाइन में होता है, बहुत ज्यादा जाएगा 2 से 3, बाकी वैसे ज्यादातर बस जिसको बोलते हैं ना एमसीक्यू क्वेश्चन, बस फटाक से कोई क्वेश्चन पूछा, फटाक से आंसर दे दिए, बस एक शब्द में। ठीक है ना, कोई एक शब्द, एक वाक्य में कुछ भी ऐसे बना दीजिए वो चीज। तो अति लघु उत्तरी में पहला क्वेश्चन है कि क्लाइनफेल्टर व टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। लो आ गया, फिर से इसको करवाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया बच्चों। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर में अगर हम बात करें, और ये टर्नर सिंड्रोम में, तो भाई टर्नर में जो होता है, टर्नर में होता क्या है बच्चों, तो टर्नर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45, यानी एक गुणसूत्र इसमें कम हो जाता है। और एक होता है डाउन सिंड्रोम, ध्यान समझना, डाउन सिंड्रोम में होता है 47। लेकिन हम भाई इसको यानी 2n+1 लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको 2n-1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक है क्लाइनफेल्टर, क्लाइन, ठीक है, क्लाइनफेल्टर। तो क्लाइनफेल्टर पूछा है बच्चों, यहां पर क्लाइनफेल्टर के बारे में पूछा ना है ना, क्लाइन और उसके बाद फेल्टर सिंड्रोम। तो भाई इसको और इसको पूछा था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 44 प्लस यहाँ पे x और ये o, ये दर्शाता है कि भाई इसमें एक कम है, या फिर इसको ऐसे 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मतलब ये समझिएगा रिक्त दर्शाता है। और क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, इसमें 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। ठीक, यानी इसमें जो होता है मतलब ज्यादातर कैसे, जैसे इसका गुणसूत्र लिख सकते हैं 44 प्लस x y, ये हो गया। ठीक, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 44 प्लस x y, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें देखिए भाई, इसमें अगर हम देखेंगे तो ये तो 48, यहां पर 47, तो 47 48 यानी इससे अधिक ठीक हो सकता है। तो ये क्लाइनफेल्टर का पूछा था, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का हो गया बच्चों। और ये किसका, टर्नर सिंड्रोम का पूछा था। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये चीज होता है। ठीक, डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ जाता है। और कभी कभार पूछता है कि डाउन सिंड्रोम में किस मतलब गुणसूत्र में बढ़ने से होता है, तो 21वीं जोड़ी में। किसमें बच्चों, 21वीं जोड़ी में, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। ठीक, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो वही 46 के बजाय 47 हो जाता है। तो बात समझ में आ गई भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नर जर्म कह रहा कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। किस विभाजन, तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अगर बच्चों अंड जनन शुक्र जनन वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा, जो 3 नंबर वाला बताया है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या है, नर जर्म कोशिकाएं मतलब कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो वही होती है 2n।
कितनी होती है बच्चों? 2n होती है, या 2x भी लिख सकते हैं, या ठीक है ना 2n लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को कह रहा है कि डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। अब भाई बताइएगा कौन ऐसा बच्चा है जो ना बता सके? इतनी बार हमने बता दिया है कि हमारा हर एक रसगुल्ला फोड़ कर आएगा इसको, ठीक। तो यहां पर भाई हमने बताया कि जो तोड़ने वाला होता है उसका नाम क्या है? प्रतिबंधन। क्या नाम है बच्चों? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ठीक। ये क्या है? तोड़ता है। तो भाई तोड़ता है तो जोड़ने वाला भी तो कोई होगा। अब जोड़ता कौन है बच्चों? मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ लिया भाई, यहां तो जोड़ना मतलब तोड़ना पूछ लिया, जोड़ता कौन है? तो जोड़ता है जो लाइगेज, उसका नाम क्या है? लाइगेज, ठीक है। तो जोड़ने वाला भाई लाइगेज है, तोड़ने वाला तो आपको दिख ही रहा है। इसी को एक और चीज बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, या इसी को कहते हैं बच्चों आणविक कैंची। क्या बोलते हैं? आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। आणविक कैंची कहते हैं बच्चों, इस बात को अच्छे से समझ लेना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? डीएनए खंडों को तोड़ने का काम करता है। जोड़ता कौन है? लाइगेज जोड़ता है। क्लियर? ठीक है, सब चीज क्लियर होना चाहिए बच्चों, जरूरी नहीं केवल यही है तो यही, ये भी पूछ सकता है। कह रहा है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड या पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? वही तो समष्टि में मतलब एकदम सीधा पिरामिड चलता है ऐसे, ठीक है। ये बच्चों इस तरह से, तो ये सीधा पिरामिड होगा, ठीक। क्या होगा? सीधा पिरामिड होता है। बस किस प्रकार के पूछा गया है बस। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो 5 क्वेश्चन होगा बच्चों, ये 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर, यानी 5 4 9 नंबर आपके, यूं समझिए एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सब चीज एकदम बढ़िया से माइंड में स्टोर करते चलना। देख सकते हैं अभी तक भाई ऐसा कोई क्वेश्चन ना आया हो जो परेशान कर सके, है ना। कोई मिला? नहीं मिला, सब एकदम बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरा पढ़ा पढ़ाया आए, तो बस आपकी भाई आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितना तैयार किया है। बाकी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि भाई क्वेश्चन बाहर का आया था। कहां से देगा बच्चों? बुक का ही देगा ना, ये तो सोचिएगा। चलिए, अब देखिए बोल रहा है कि जो लघु उत्तरी होगा बच्चों, ये 2 नंबर का होगा। और लघु उत्तरी में भी आपके कितने क्वेश्चन? तो यहां से देख सकते हैं भाई, इसमें तो आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 10 नंबर का आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? चलिए, क्वेश्चन मिल गया है, हालांकि इसको तो बताया नहीं, लेकिन आज ये भी खत्म हो जाता है, ठीक। पक्षियों में भाई हमने बताया कि जैसे पुरुषों में हमने जैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण बता दिया है, साथ ही साथ हम जैसे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण बता दिया है। अब एक बचा है पक्षी वाला, तो ये भी आज बता देते हैं। देखिए बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करें तो उसमें जो होता है, समझिएगा इसको ध्यान से, एक जो नर होता है, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे समझते हैं यहां पर। देखिए बच्चों, जो ये हम बात करें पक्षियों में, तो पक्षियों के लिए थोड़ा गौर से समझिएगा। पक्षियों में जो नर होता है और एक मादा, ठीक। इधर देखते हैं, मतलब जैसे मादा इधर लिख लेते हैं, मादा और नर। अब इधर समझिएगा कि भाई जो मादा होता है, मादा में बच्चों कौन सा चलता है? तो मादा में चलता है ZW, मादा में ZW चलता है, और जो नर में चलता है वो ZZ चलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब भाई इसमें तो सिंगल ही, मतलब इसमें तो यूं कह लें कि दोनों का दोनों Z ही रहेगा ना, दोनों Z ही रहेगा। लेकिन इस वाले में अगर हम देखें बच्चों, तो इस वाले में 2 अलग अलग हो जाएंगे, यानी Z भी होगा, W भी होगा, ठीक। अगर यहां पे भाई इसका वाला Z और इसका वाला Z मिल जाए तो ये ZZ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अगर कह रहा है कि भाई इसका वाला फिर से Z, क्योंकि हमने बताया इनमें दोनों वही चीज होते हैं, तो दोनों हम Z, और इसका वाला Z और इसका वाला जो W मिल जाएगा तो ZW हो जाएगा, ठीक है, ZW हो जाएगा। तो यहां से आप अगर देखिए, अगर यहां से देखिए बच्चों, तो ये जो है इससे क्या हो जाएगा? तो इससे नर पक्षी का जन्म होता है, और इससे क्या हो जाएगा? मादा पक्षी का जन्म होता है। तो मतलब कुछ माइंड में घुसा होता क्या है बच्चों कि देखिए यहां पर अगर देखें तो लिखेंगे कि नर पक्षी में मतलब Z
जेड जेड गुणसूत्र होता है तथा मादा पक्षी में जेड डब्ल्यू टाइप का गुणसूत्र होता है। जब नर पक्षी का जेड गुणसूत्र मादा पक्षी के जेड गुणसूत्र से मिलता है तो जेड जेड यानी नर पक्षी का जन्म होता है, ठीक, यानी नर बेबी होगा। उसके बाद जब बच्चों यहां से जब नर वाला जेड और मादा वाला डब्ल्यू होता है तो मादा पक्षी का जन्म होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पक्षियों में क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो इस ग्राफ को जरूर स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मान लेते अगर आ गया तो भाई थोड़ा आपको दिक्कत ना हो, इसलिए एकदम एक्सप्लेन कर दिया है बढ़िया से, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए हो गया। अब चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये तो समझ में आई, स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना बच्चों। चलिए हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन दिया है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो भाई इसको तो हमने कई बार बता दिया है ना, ये जो होता है ये क्या है, ठीक, इसी को ही तो बोलते हैं बच्चों, ये क्या हो, तो यही तो है भाई, ठीक, यही तो है क्या है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का, ठीक, नामांकित चित्र है। तो इस तरह से अपने को बनाना है, जिसमें हमें पता है बच्चों कि फास्फेट प्लस शर्करा ग्रुप इसमें एकांतर क्रम में इसी तरह से P प्लस एस क्या होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, P प्लस एस ऐसे जुड़ा होता है, इसी में एकांतर क्रम से P प्लस एस ऐसे करके जुड़ा होता है। जबकि जो बीच में होता है इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, इसमें क्या होते हैं बच्चों, नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन क्षार इस तरह से, ठीक। जिसमें अगर हम बात करें बच्चों तो एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है, फिर वही चीज थायमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड में, और फिर उसके बाद साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में, ऐसे मतलब जुड़ा होता है सब में, इसमें भी ऐसे जुड़ा होता है। और बाकी एक तरफ ये क्या है, अगर जैसे 5' कार्बन से जुड़ा है तो भाई इसका दूसरा हेलिक्स 3' कार्बन से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें तो बच्चों इसका पूरा का पूरा व्यास कितना होता है, तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है इसके बीच का व्यास, ठीक। और उसके बाद यहां पर अगर हम दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी अगर निकालना चाहें तो वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, इस यानी कह लें तो 10 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये पूरा क्या होता है, मतलब डीएनए की, ठीक, मतलब यहां वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत किया गया डीएनए का एक मॉडल, ठीक है ना। चलिए हो गया बच्चों। चलिए देखिए इसको भी स्क्रीनशॉट मतलब करना हो कर लीजिए, बाकी तो इसको अच्छे से बताया है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। देखिए आ गया है ना भाई, प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो प्रतिरक्षा हमने क्या बताया बच्चों कि प्रतिरक्षा मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है, यानी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को शरीर द्वारा या शरीर में कुछ ऐसे, ठीक, मतलब पदार्थ हैं जिनके द्वारा क्या है, रोक दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रतिरक्षा। ये तो इम्यूनिटी होती है ना। तो भाई जैसे अगर प्रतिरक्षा बताएं तो हमारे शरीर में एक जन्मजात प्रतिरक्षा होती है और एक क्या होता है, उपर्जित। जन्मजात में जैसे लार हो गया, आंसू हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा होते हैं, ठीक, जन्मजात प्रतिरक्षा होते हैं, जैसे WBC भी हो गया। और जैसे उपार्जित में, उपार्जित के बाद भाई जन्म के बाद जो प्रतिरक्षा प्रदान की, जैसे टीका लगता है, तो इसमें बताए थे। तो भाई ये क्या है, रोगाणुओं को जो शरीर में रोग प्रवेश करते हैं, तो रोगाणुओं को क्या है, शरीर में प्रवेश करने से रोकना, शरीर में प्रवेश से या प्रवेश करने से जो रोकने की प्रक्रिया होती है, रोकने की प्रक्रिया होती है या क्रिया विधि होती है, प्रक्रिया, वही क्या कहलाती है बच्चों, प्रतिरक्षा कहलाती है। अब प्रतिरक्षा अकेले परिभाषा पूछा है, बाकी अपने को डिटेल्स में नहीं बताना कि जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, ये सब नहीं बताना है, ठीक है। ये देखिए भाई मिल गया क्वेश्चन, मिल गया कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, तो आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, आ गया ना। अगर आपको पता हो तो हमने जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन बताया है बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन बताया है, क्या बताया है अगर आपको पता हो, सहभोजिता बताया है। सहभोजिता में ये
इसके बीच संबंध को भी बताया है, साथ ही इसका आपको हमने चित्र भी दिखाया था, अगर आपको पता हो तब इसका फोटो भी दिखाया था। तो बच्चों आर्किड और आम के बीच कौन सा संबंध है? आर्किड है और आम। तो आर्किड और आम के बीच में भी अगर हम बात करें तो संबंध पूछ रहा है बच्चों, तो इनके बीच संबंध कौन सा होता है? तो वो होता है सहभोजिता। ठीक, क्या होता है? सहभोजिता संबंध होता है। अब सहभोजिता में हमने क्या बताया था बच्चों? सहभोजिता में यानी दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है। तो भाई जैसे आर्किड हो गया, तो आर्किड को तो लाभ है क्योंकि ये आम की शाखा पर उगा रहेगा, लेकिन दूसरे वाले को ना लाभ और ना ही बच्चों हानि। ठीक है, यानी ना लाभ होता है और ना हानि होती है, तो ये संबंध कहलाता है सहभोजिता संबंध। तो आप लिखेंगे यही चीज कि आर्किड तथा आम के पौधे के बीच सहभोजिता का संबंध होता है, जिसमें आर्किड को तो लाभ होता है लेकिन आम के वृक्ष को ना तो लाभ होता है ना तो इससे कोई हानि होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बताया था उस टाइम भी सेम ऐसे बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखित चित्र, मतलब जो अपघटन होता है ना पूरा उसका चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें भी देखिए निरूपण करना है उसको। ठीक, ये विकास वाले उसमें पर्यावरण वाले चैप्टर से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें हो गया आपका 2 नंबर वाला। अब जो 4 नंबर में होगा यहां से 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4, 5, 6 में आपके 3 नंबर वाले, यानी 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप देखेंगे सब पूरा पढ़ाया मिलेगा, बस एक क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन में भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। तो भाई 3 अंतर लिखना है। अब पहले समझिएगा बच्चों, देखिए कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि लघु बीजाणुधानी और एक है गुरु बीजाणुधानी। ठीक, तो इसमें देखिए अंतर, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आप अगर पढ़े हैं, अंतर वाला नहीं पढ़ा है तब भी लिख सकते हैं। तो भाई लघु बीजाणुधानी में बच्चों पहला इसमें तो भाई क्या होता है? लघु बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है। ठीक, किसका? परागकण का। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। दूसरी चीज बच्चों, इसमें लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। और तीसरी चीज अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो लघु बीजाणुधानी में एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। यानी एक इसमें होता क्या है? तो एक कोशिका से, और कौन सी कोशिका? यानी एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। 4 क्या होते हैं? ये परागकण बनते हैं। तो ये इसका हो गया, 3 ही पूछा है। गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी में पहला होता है बच्चों इसमें क्या होता है? भ्रूण कोश बनता है। ठीक, यानी गुरु बीजाणु या इसको भ्रूण कोश बोलते हैं, भ्रूण कोश बनता है। दूसरा इसमें यह होता है कि भाई इसमें गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। ठीक, क्या होता है बच्चों? तो इसमें होता है गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। अब तीसरी चीज क्या है भाई? तो तीसरी चीज है कि इसमें एक मातृ कोशिका से ही एक ही भ्रूण कोश का जन्म होता है, एक ही भ्रूण कोश बनता है, यानी एक कोशिका से एक ही भ्रूण कोश बनता है। तो ये हो जाता है बच्चों लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। अब बात समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक, बस ये समझना है बस थोड़ा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है, बताएं यह क्यों सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है कि बोल रहा है, देखिए होता क्या है भाई, समाज में कुछ लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता ऐसी, अगर लड़की बार बार पैदा हो रही है ना, मुंह उतर जाता है और महिला को ही दोष देंगे कि पता नहीं कौन से नक्षत्र में शादी किया कि मेरी किस्मत ही खराब है, इसकी कोख में बस लड़की ही लड़की पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वही चीज बोल रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है, बताएं यह क्यों सही नहीं है, मतलब ये क्यों सही नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों अभी हमने इसके पहले क्या बताया, इसके पहले एक क्वेश्चन बताया
तो यहां पर लिखेंगे कि भाई लड़की पैदा होने का या लड़की को जन्म देने का दोष महिलाओं को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं का बस थोड़ी ना चलेगा। अभी एक चीज हमने बताया बच्चों, नर और मादा का कहानी बताया आपको, नर और मादा में, ठीक है, नर मादा हमने बताया भाई नर में होता क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है, इसमें एक्स एक्स होता है, ठीक है, यानी जब पुरुष वाला भाई, जब पुरुष वाला एक्स मादा वाले एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स हो जाता है, और पुरुष वाला वाई मादा वाले एक्स से मिलता है तो क्या होता है, एक्स वाई हो जाता है। तो मतलब अगर यहां से हम देखें बच्चों, जब एक्स एक्स होगा तो ये लड़की का जन्म होगा, ठीक, और एक्स वाई होगा तब ये लड़का का जन्म होगा। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा कि ये लड़का या फिर लड़की का जन्म होना किसके गुणसूत्र पर निर्भर है, तो वो है भाई नर के गुणसूत्र पर। किसके गुणसूत्र पर बच्चों, नर के गुणसूत्र पर। तो हम महिलाओं को दोषी कैसे मान सकते, नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि भाई पुरुष में तो अगर हम बात करें तो पुरुष के अंदर 50% एक्स गुणसूत्र है। कितना परसेंट बच्चों, 50%, ठीक है, एक्स वाला है, और उसी तरह से 50% गुणसूत्र वाई वाला है। तो हम भाई महिलाओं को दोषी क्यों माने, बिल्कुल नहीं मान सकते। जो मानते हैं बहुत बड़े गधे हैं, उनसे बड़ा नालायक इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक, जबकि पुरुषों को दोषी मानना चाहिए, है ना भाई, जहां तक दोष की बात है, बाकी दोषी वाला काम इसमें बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि शायद ये महिलाओं की में कोख में ही कोई गड़बड़ी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लड़का या फिर लड़की का जन्म होना तो वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि भाई माता के। इसलिए भाई महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता। तो आप लिखेंगे बच्चों कि भाई पुरुष में गुणसूत्र ये और मादा में ये होता है, जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, पुरुष का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर लड़का या फिर लड़की का जन्म होना पिता यानी पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि माता पर। क्यों, क्योंकि पुरुष में 50% एक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी 50% वाई, दोनों मतलब 50-50 संभावना होती है। यही कारण है कि लड़का लड़की का जन्म होना वो पिता के गुणसूत्र से होता है। क्लियर हो गया भाई ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट करना हो ये आरेख कर लीजिए, बाकी समझना बस समझ गए बहुत है। अगला क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम, भाई प्रभाविता के नियम की व्याख्या करना है। प्रभाविता के नियम को हमने क्या बताया था बच्चों, जैसे एक शुद्ध लंबा, ठीक, शुद्ध लंबा जैसे हमने ले लिया है ना, क्या, शुद्ध लंबा, तो एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिया और एक शुद्ध बौना, एक क्या किया बच्चों, शुद्ध बौना और लंबा बौना, दोनों, ये दोनों। अब जब इसके बीच में कराते क्या है, जब इसके बीच में करास कराते हैं, तो भाई जब करास कराते हैं तो हमें पता है यहां पर जो संतानें होंगी वो संकर लंबी होंगी, ठीक। तो जब क्या होता है, दो विपरीत लक्षण में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, जो F1 पीढ़ी में संतानें होती हैं वो संकर प्रजाति की होती है, यानी इनमें वही केवल लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी होता है, और इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। हमने अच्छे से बताया है, अगर आपको पता हो, ठीक, प्रभाविता का नियम, तो भाई ये चीज तो कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, डीएनए कह रहा कि कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के कह रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव रूप में परिकल्पित सहयोग किया, तो मतलब उसकी पूरा व्याख्या करना है आपको, ठीक है, मतलब वो परिकल्पना पूछ रहा है, ठीक, जो बताया था पूरा का पूरा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में मलेरिया परजीवी का देखिए पूरा जीवन चक्र है भाई, उसका जीवन चक्र का जो फिगर होता है ना, जो पूरा मतलब काटना, उसके बाद प्रवेश होना, प्लाज्मोडियम का ऐसे पूरा फिगर होता है, वो आपको चक्र बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी सब 3 नंबर वाले, 12 क्वेश्चन 3 नंबर वाले होंगे बच्चों, ध्यान समझना। कह रहा है कि जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है, कौन, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक, ये जैविकी या जीव विज्ञान। तो भाई संक्रामक रोगों को मतलब फैलने में किस प्रकार, तो संक्रामक रोग वाला आप लिख सकते हैं ना, किस प्रकार मदद करता है, कैसे विभिन्न प्रकार की जो प्रतिजैविक औषधियां हैं मनुष्यों के लिए रोग को क्या करती हैं, नष्ट करते हैं, वही वाला। अब अगला क्वेश्चन की जैव उत्प्रेरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते हैं, अभी कल फिर से इसको टिप्पणी वाले में बताया है, क्या जैव उर्वरक या जैविक खाद पर टिप्पणी। अगर आपने नहीं देखा है अब भी उस वीडियो को, तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। तो किस प्रकार बढ़ाते हैं, हमने बताया कि जो जैविक खाद होते हैं ये
क्या होते हैं, अंदर यानी जो मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे बताया था बच्चों, माइकोराइजा हो गया, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, राइजोबियम हो गया, ये सब मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं और इससे क्या है, फसलों की उपज बढ़ जाती है। तो ये पूरा उसमें डिटेल्स में अच्छे से समझाया है। अगला है बैक्यूलोवायरेसिस। ये देखिए, यही थोड़ा अटपटा आ गया भाई, ये क्वेश्चन अटपटा आ गया है कि बैक्यूलोवायरेसिस ये एक रोगजनक होता है, एक रोगजनक, शायद ये आपको कहीं पर बुक में भी हमारे ख्याल से क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक, रोगजनक होता है जो क्या करता है, जो कीटों को, जो कीट होते हैं, कीड़ों को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये कह लें, ठीक है ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको ये भाई नष्ट करने का काम करता है, उनको क्या है, नष्ट करने का काम ये करता है, जो ये बैक्यूलोवायरेसिस होता है। ये एक रोगजनक कारक होता है जो कीड़ों को मारने के लिए अधिक उपयोगी होता है, यानी फसलों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब छठवें क्वेश्चन में आते हैं, इसमें भी सारे क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर वाले आपके होंगे, इसमें भी 3 नंबर वाले। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, पीसीआर, अब बताने की जरूरत ना है बबुआ, पीसीआर ये 5 नंबर वाले में भी बताया गया। पीसीआर होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो भाई पीसीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन की कई, यानी डीएनए जैसे हो गया ना, उसकी कई प्रतिकृतियां तैयार की जा सकती हैं। इसके लिए बच्चों 3 स्टेप होता है, अगर याद हो तो हमने तीनों स्टेप अच्छे से समझाया है। कौन सा स्टेप? पहला होता है विकृतीकरण। क्या होता है बच्चों? विकृतीकरण या निष्क्रियकरण जिसको कहते हैं, पहला विकृतीकरण, याद है कि नहीं, विकृतीकरण। दूसरा होता है बच्चों तापानुशीलन। तीसरा स्टेप क्या होता है? तो तीसरा होता है दीर्घीकरण, ठीक, दीर्घीकरण या इसी को विस्तार कहते हैं, अगर आपको पता हो। सब अच्छे से समझाया है बच्चों। यानी विकृतीकरण में इसमें क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए 92 अंश सेल्सियस तक पहले डीएनए हेलिक्स को गर्म करते हैं ताकि वो अलग हो जाए। तापानुशीलन में क्या होता है, इसमें भी 1 मिनट तक, लगभग 1 से 2 मिनट तक इसमें 48 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। और दीर्घीकरण में होता क्या, इसमें फिर से 1 मिनट तक लगभग क्या करते हैं, 1 मिनट तक इसमें भाई लगभग 27 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर 34 से 37 बार प्रक्रिया यही दोहराई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, उसकी कई यानी करोड़ों की संख्या में, करोड़ों गुना क्या होता है, उसकी प्रतिकृतियां तैयार हो जाती हैं। तो ये पीसीआर वाले में है, टिप्पणी लिखना था आपको, ठीक। और दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम। अब भाई इसके क्या बताने की जरूरत है, प्रतिबंधन एंजाइम तो पहले भी देख लिया ना। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, यानी ऐसा एंजाइम जो डीएनए खंड को तोड़ता है या अलग करता है, उसे कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। और इसी को क्या बोलते हैं, अभी आगे भी तो देखा बच्चों, इसी को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? आणविक कैंची कहा जाता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, आणविक कैंची कहते हैं, ठीक है। अगला है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो भाई कृषि क्षेत्र में एक आपको हेडिंग पता होगी, बीटी कपास या बीटी फसल लिखा है ना, बीटी फसल, यानी किस प्रकार ये इसमें मदद करता है कृषि के क्षेत्र में। नहीं देखा है तो इसीलिए बोल रहे हैं, पहले वो वीडियो देखना बेहद जरूरी है जिसमें टिप्पणी बताया। उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो आज बताए है ना, सबके सब क्वेश्चन उसमें हैं। बार ये सहभोजिता वगैरह भी जो ऊपर देखा हमने, सब उसमें है टिप्पणी वाले में, तो एक बार उसको देखना जरूर बच्चों, ठीक है। अब देखिए एक है पारजीनी जंतु, भाई ये भी आ गया, पारजीनी जंतु, ये भी तो बताया गया है, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं। तो पारजीनी जंतु क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु जिसमें होता क्या है कि बाहर से कोई अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, उसे कहते हैं, यानी उस जंतु को कहते हैं पारजीनी जंतु। अब पारजीनी जंतु में बात करें बच्चों, तो पारजीनी जो जंतु हैं, इसमें जो जीन जाते हैं वो अपने लक्षण क्या है, दर्शाने लगते हैं। और इनका उपयोग पूरा का पूरा 5 नंबर वाले में, जो इसके पहले 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी ना 5 नंबर वाली, उसमें बताया है 5 नंबर में ये। तो यहां पर तो 3 नंबर में पूछा था। जैसे अगर आपको याद हो कागा गाय, ठीक, कागा गाय एग्जाम्पल में, कागा गाय। और उसके बाद जैसे डॉली भेड़, ठीक, डॉली भेड़। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो डॉली भेड़ हो गया। अब उसके बाद एक मीरा बकरी, याद है ना, मीरा बकरी। ये सबके सब बच्चों इसी के एग्जाम्पल है। यहां तो भाई एक उदाहरण दिया था, लेकिन हमने तो इतना लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अंतर, ये भी देखिए अंतर लास्ट वाले से, देखिए एक आ गया ना,
भाई मिल गया। परजीविता सहभोजिता, सहभोजिता वाला तो भी बता ही दिया क्या होता है। परजीविता में हमने इसको भी, अगर आप देखेंगे कल वाली जो वीडियो है टिप्पणी, अब देखिए कल की वीडियो से हमें अधिकांश तो वही मिल रहा है, तो कल वाली वीडियो में जो टिप्पणी में है उसमें भी बताया है बच्चों परजीविता होता क्या है। अच्छे से पहले समझ लेना, फिर से सुन लीजिए जरा एक बार। परजीविता होता क्या है कि जब मतलब दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी परस्पर क्रिया जिसमें एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होता है लेकिन दूसरे को हानि ही होती है, तो उसको कहते हैं परजीविता। और ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। जैसे भाई परजीविता में बात करें, क्या हो गया, जूं हो गया, ठीक है, खटमल हो गया, खटमल हो गया, उसके बाद मच्छर हो गया। इसको बताए हैं बच्चों टिप्पणी वाले में, देखिए डिटेल्स में अच्छे से समझाया है, ठीक, क्योंकि भाई ये इनका तो लाभ होगा लेकिन मनुष्य की तो हानि। जो सर में है तो वो खून चूस रहे हैं, हमको तो हानि है, उनको लाभ है, ठीक, तो ये चीज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आता है बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब यहां से सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले, और यहां से तो ऑप्शन रहेगा बबुआ, आपको टेंशन ना लेना है, बिल्कुल नहीं लेना बच्चों। जैसे आपके भी पहला क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, इसमें शुक्राणु कहां संचित रहते हैं, ठीक। तो भाई नर जनन तंत्र 5 नंबर वाले वीडियो में देख लेना, 5 नंबर में डिटेल्स में सचित्र वर्णन बोलते हैं हमेशा बच्चों आएगा, ठीक, तो वहां पे है। अथवा में कह रहा है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, तो लघु बीजाणु जनन ये पहले वाले, अगर आप पहला देखेंगे तो लघु बीजाणु, ठीक, ये भी बताया है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें भी पहला जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों बायोलॉजी का 5 नंबर वाला, उसमें जरूर आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी इसको अच्छे से समझाया है डिटेल्स में। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा, भाई हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। इतना क्वेश्चन हम करवा देंगे ना बच्चों, पूछेगा कहां से, ठीक है। बस आपको तैयार करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो बाद में वही कहोगे कि भाई क्या पढ़ाया। आप सोचते हो कि बस 4 दिन में जो पढ़ाएं, 4 दिन जो बताए बस वही आ जाना। पिछले वीडियोस तो देखा करो जो मैराथन वाली सब है, ठीक। अगला देखिए 8वें में बच्चों, इसमें क्वेश्चन है कि आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, इसको भी बताया, इसकी प्रमुख विशेषताएं, इसको तो 3 नंबर वाले में बताया है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर में पूछ लिया, और भी अच्छी बात है, ठीक। अथवा में क्या पूछा था, जैव विकास किसे कहते हैं, जो नया चैप्टर जोड़ा गया है, और भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का क्या है सचित्र वर्णन करना है। तो अथवा में आपके पास ऑप्शन होगा, चाहे जो करिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पादपों की जाति विविधता, कह रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, तो ये बताना है। अथवा में कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के, देखिए ये हमने बताया ना, ये क्वेश्चन 2023 में भी बच्चों 5 सेट में पूछा था। तो जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है 5 नंबर वाले में, इसके पहले भी 5 नंबर वाली जो वीडियो है उसमें देख लेना, उसमें बताया ना, आवासीय क्षति हो गया, विखंडन हो गया, बड़े स्थानों को छोटे टुकड़ों में बांट देना, तो ये जैव विविधता की क्षति के कारण, ठीक है। जैव विविधता की क्षति के ये क्या है कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें अच्छे से बताया है। शहरीकरण, जो ये सारी प्रक्रिया, और विदेशी प्रजातियों का आगमन, ये 5 नंबर वाले में जो मैराथन है उसमें देख लेना, ये सबके सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो देख सकते हैं 2 से 4 वीडियो के अंदर ही पूरा क्वेश्चन मिल गया है। तो जरा सोचो भाई, अभी तो और भी वीडियोस आनी है, कहां से देगा, आपको फोड़ना है। 90 प्लस इसमें भी होना चाहिए भाई, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि आपका पेपर गड़बड़ होता है तो हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है यार। रात भर जागकर मेहनत करो, भाई बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करो, अगर आप ऐसा रिजल्ट देते हो ना भाई, दिल टूट जाता है, सच बता रहा हूं। इसलिए बच्चों आपको मेहनत करना है भाई, आपके साथ हम लगे हुए हैं, फोड़ना है अब की बार एकदम से बढ़िया तरीके से बायोलॉजी को भी। भाई मैथ वाले भी थोड़ा अच्छे से मेहनत करें, और कुछ नहीं। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है बच्चों, प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।